नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ अधोसंरचनाओं के बारे में जिनका निर्माण हाल फिलहाल में ही छत्तीसगढ़ में किया गया है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे रोजगार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को। चलिए तो आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र। ठीक है, ये टॉपिक आपका अधोसंरचना के अंतर्गत आता है और आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में इसका निर्माण किया गया है कांकेर जिले में। ठीक है, कांकेर जिले में एक गांव है जिसका नाम है सिंगारभाट। यहीं पर जो कांकेर जिला है उसका कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है और इसी कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित किया जाएगा आपका कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र। आपको पता होगा कि दक्षिण छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है वो मोटे अनाजों के लिए प्रसिद्ध है और मोटे अनाजों में कोदो जो है वो एक महत्वपूर्ण अनाज मानी जाती है। तो इस कोदो कुटकी प्रसंस्करण में इस कोदो का प्रसंस्करण किया जाएगा। ठीक, इसका उद्देश्य क्या होगा? पहली चीज, मोटे अनाजों जिसके अंतर्गत कोदो, कुटकी और रागी का प्रसंस्करण किया जाएगा। ठीक है, प्रसंस्करण का मतलब होता है एक उत्पाद से किसी नए पदार्थ का निर्माण करना। ठीक, तो कोदो, कुटकी और रागी से नए चीजों का निर्माण किया जाएगा। आपने सुना होगा शुगर फ्री मिठाइयां या शुगर फ्री कोई और चीज बनती है तो वहां पर जो अनाज का प्रयोग जब होता है तो वो कौन से होते हैं? मोटे अनाज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। मोटे अनाजों के विपणन प्रक्रिया को सरल करना। देखिए, ये जो कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है यहां पर न केवल उसका प्रसंस्करण किया जाएगा बल्कि जो उत्पादक हैं कोदो कुटकी के उनसे उसका विपणन भी किया जाएगा, उनसे खरीदा भी जाएगा। ठीक है, ताकि उनको उनकी उपज का सही मूल्य दिया जा सके। ठीक, तीसरा पॉइंट है महिला स्व सहायता समूहों और युवा समूहों को सुदृढ़ता प्रदान करना। ठीक, ये जो खरीदी की जाएगी, ठीक है, जो कोदो कुटकी की खरीदी की जाएगी वो किया जाएगा किसके माध्यम से? महिला स्व सहायता समूहों और युवा समूहों के माध्यम से। ठीक है, इससे क्या होगा? रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे ये 3 पॉइंट आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कोदो कुटकी प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य लिखे, तो ये 3 उद्देश्य आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा कांकेर क्षेत्र में अभी और भी बहुत सारी अधोसंरचनाओं का विकास किया गया है, जैसे कि हर्रा प्रसंस्करण केंद्र कहां किया गया? इच्छापुर में, कांकेर के। दूसरा है मशरूम उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र, यह है आपका मर्दापोटी कांकेर में। मर्दापोटी जो है वो प्रॉपर एक क्लस्टर बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो लघु कुटीर उद्योग है उनकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा गांधी ग्राम बनाया गया है कुलगांव में, कांकेर के। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए और हाल फिलहाल में जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हमारा दूसरा टॉपिक है रक्षा श्रेणी का प्रथम उद्योग। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्टील की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, कोयले की इंडस्ट्री है। ठीक है, मतलब विद्युत उत्पादन की इंडस्ट्री है। तो लेकिन अभी तक रक्षा श्रेणी का एक भी उद्योग हमारे यहां स्थापित नहीं किया गया था। तो ये जो रक्षा श्रेणी का प्रथम उद्योग है ये स्थापित किया जाएगा आपका दुर्ग जिले के बिरेभाट नामक स्थान में। इस उद्योग के निर्माण के लिए जिस कंपनी के साथ एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है वो कौन सी कंपनी है? मेसर्स एट मास्टको लिमिटेड, दुर्ग की कंपनी है। ठीक, याद रखेंगे इसको कि ये जो कंपनी है यही निवेश कर रही है इस रक्षा श्रेणी के प्रथम उद्योग लगाने में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी के उद्योग की प्रथम उत्पादन इकाई होगी ये। ठीक, दूसरी, यह औद्योगिक इकाई भारत सरकार के विभिन्न सशस्त्र सेना यथा थल सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा राज्य सरकार के बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट का उत्पादन करेगी। ठीक है, इस उद्योग के उत्पाद क्या होंगे? हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट। ठीक, पूंजी निवेश की बात करें यानी कंपनी ने कितनी पूंजी इस उद्योग में लगाई है तो कुल 87.50 करोड़ यानी 87.5 करोड़ रुपए की राशि इस उद्योग की स्थापना के लिए निवेशित किया है। चलिए, तो हमारी अगली बहुचर्चित जो योजना है, परियोजना कौन सी? बोधघाट परियोजना। आपको पता होगा कि ये जो परियोजना है वो 1979 में
पोलावरम प्रोजेक्ट के साथ में स्वीकृत की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं बढ़ पाई थी। तो हाल ही में इसके लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त हो चुकी है। ठीक, इसके संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात करें तो ये जो परियोजना है वो दंतेवाड़ा जिले में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट होगा उसकी लागत होगी 22,653 करोड़ रुपए। अगर सिंचित क्षेत्र की बात करें या यूं बोले कि इससे कितना सिंचित क्षेत्र निर्मित होगा तो कुल 3,66,580 हेक्टेयर की जो जमीन है वो इसके द्वारा सिंचित की जाएगी। इसके अलावा कुल 300 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी इस प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाएगा। चूंकि ये बहुउद्देशीय परियोजना है इसीलिए इसका एक उद्देश्य केवल सिंचाई नहीं हो सकता। ठीक, तो यहां पर बिजली उत्पादन भी किया जाएगा। कितना? 300 मेगावाट, ये याद रखेंगे। ठीक, इस परियोजना को पोलावरम परियोजना के साथ 1979 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन केंद्रीय वन और पर्यावरण विभाग की आपत्ति के कारण इसको बंद कर दिया गया था। ठीक, आपको बताया मैंने कि ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था, इसको स्वीकृति कब मिली थी? 1979 में, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल 42 गांव जो है प्रभावित होंगे, यानी डुबान क्षेत्र में आएंगे। कोई भी नया जब बांध बनता है, जब नया प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें जो डुबान क्षेत्र होता है उसी के आधार पर ही कई बार केंद्रीय वन और पर्यावरण विभाग उस पर आपत्ति लगा देता है। वही सेम चीज हुआ था इस प्रोजेक्ट के साथ। ठीक, यहां पर कुल 42 गांव जो थे वो प्रभावित होंगे। ठीक, इस प्रोजेक्ट से, यानी 42 गांव इस प्रोजेक्ट के डुबान क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जिसमें से 28 जो है वो पूर्णतः डुबान क्षेत्र में आते हैं, यानी कि ये प्रोजेक्ट बना और अगर बाढ़ आई तो वो 28 गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे, जबकि 14 जो है वो आंशिक डुबान क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से जिले में है, कौन सी नदी, कितनी भूमि को इसके द्वारा सिंचित किया जाएगा, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का कुल खर्च कितना है, इसके अलावा ये प्रारंभ कब हुआ था? 1979 में। ठीक, अगर इसके अलावा एक और फैक्ट बिजली उत्पादन की बात करें तो कहां से आता है वो, कितना उत्पादन होगा? 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा, जल विद्युत। चलिए, तो अधोसंरचना के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ठीक, ये स्थापित किया जाना है आपका सांकरा में, जो है आपका दुर्ग जिले में। ये एकदम फैक्ट है जिसको आप याद कर लेंगे। ठीक, चलिए, तो आपको पता होगा कि अभी तक जितने भी हार्टिकल्चर कॉलेज हैं उनका संचालन किया जा रहा था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा, लेकिन बहुत समय से एक ऐसी मांग चल रही थी कि छत्तीसगढ़ में हार्टिकल्चर के लिए एक अलग से विश्वविद्यालय हो। उसी बात को ध्यान में रखकर इस विश्वविद्यालय को प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कृषि शिक्षा को विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा है। 4 उद्यानिकी कॉलेज खोले जाएंगे इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत। कितने उद्यानिकी कॉलेज खोले जाएंगे? 4 उद्यानिकी कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा एक खाद्य तकनीकी एवं प्रसंस्करण महाविद्यालय भी प्रस्तावित है। दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 3 विशिष्ट पॉलिटेक्निक खोलने की घोषणा की गई है। ठीक, याद रखेंगे इसको, मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशिष्ट पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे। कितने? 3 पॉलिटेक्निक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, तो इस वीडियो में हमारा दूसरा टॉपिक है रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित कुछ योजनाएं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी पहली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका नाम क्या है? बिहान। ठीक, ये प्रारंभ किया गया है 1 अप्रैल 2013 से। ठीक, अगर इसके उद्देश्यों पर नजर डालें तो पहला उद्देश्य क्या बोलता है? विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों की गरीबी दूर करना, यानी यहां पर गरीब परिवारों के आय में वृद्धि करना इस योजना का पहला लक्ष्य है। एक दूसरे लक्ष्य की बात करें तो समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्योगों का विकास। देखिए, यहां पर 2 बातें, एक समुदाय आधारित समूह है और दूसरा है सूक्ष्म उद्योग। ठीक, समुदाय आधारित समूह मतलब कि ऐसे समूह जो लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जुड़े हुए हों। दूसरा सूक्ष्म उद्योगों का विकास। सूक्ष्म उद्योग मतलब आपने सुना होगा लघु उद्योग,
कुटीर उद्योग। तो स्व सहायता समूह के माध्यम से इन सूक्ष्म उद्योगों का सामूहिक रूप से स्थापना करना, ये इस योजना का दूसरा लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है ग्रामीण बीपीएल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, स्पेशली ये योजना किसके लिए है? ग्रामीण आजीविका मिशन है। तो सीधी सी बात है, ग्रामीण बीपीएल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। चलिए अगला लक्ष्य है वित्तीय समावेशन, प्रशिक्षण व कौशल उन्नयन की अवधारणा का विकास। ठीक है, अब समुदाय में वित्तीय समावेशन की भावना को विकसित करना और उनसे जुड़े लोगों के कौशल में विकास करना इस योजना का लक्ष्य है। ठीक, अगर योजना अंतर्गत वित्त पोषण की बात करें, ठीक है, देखिए ये जो योजना है वो ना तो पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित है, ना ही पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा। ये सहभागिता से चलाई जाती है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसमें केंद्र और राज्य सरकार के मध्य जो अनुपात है वित्त पोषण का कितना है? 75:25, यानी कि 75% राशि का भुगतान जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि 25% राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो यह है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान। चलिए हमारी अगली योजना है रोशनी कार्यक्रम। ठीक है, जो प्रारंभ किया गया है वर्ष 2013 से। याद रखेंगे, वर्ष 2013 से प्रारंभ हुआ है कौन? रोशनी कार्यक्रम। देखिए ये जो रोशनी कार्यक्रम है वो बेसिकली चलाया जा रहा है अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र में। और क्यों चलाया जा रहा है? ताकि वहां के लोगों के कौशल उन्नयन का कार्य जो है वो पूरा किया जा सके, यानी उनकी कौशल में विकास किया जा सके, ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त करने में असुविधा ना हो। ठीक, देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमने पढ़ा था बिहान, ठीक पिछले स्लाइड में पढ़ा, उसके अंतर्गत कौशल विकास हेतु प्रदेश के कुल 8 जिलों को, और वो 8 जिले कैसे होंगे? अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाले जिले होंगे, उनको शामिल किया गया है। ये 8 जिले कौन कौन से हैं भाई? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जनजाति क्षेत्र कौन सा है? बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस बलरामपुर, इन 8 जिलों को इस रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है और यहाँ के युवाओं के कौशल में विकास करके उनको रोजगार के लिए उपयुक्त बनाया जा रहा है। ठीक, चलिए इसके प्रावधान की बात करें तो इन जिलों मतलब वही 8 जिले, इन जिलों में प्रदेश की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा चयनित एजेंसियों द्वारा 15 से 35 वर्ष के युवाओं को कौशल उन्नयन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी 15 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग के युवा हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनके कौशल का विकास किया जाता है ताकि उनको रोजगार आसानी से प्राप्त किया जा सके। ठीक, योजना अंतर्गत 15,000 युवाओं को, जिसमें 50% महिलाओं को, ठीक है, यानी कुल 15,000 युवा लोग का चयन किया गया है जिसमें 50% महिलाएं हैं। ठीक है, इनको प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। ठीक, 3 वर्ष में 7,500 महिला और 7,500 पुरुष, साफ यही बात होती है। ठीक, कि कुल 15,000 है जिसमें 50% जो होंगी वो महिलाएं होंगी। ठीक, तो इनको प्रशिक्षित करने का लक्ष्य जो है रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, और 19 परियोजनाओं हेतु 122 करोड़ रुपए प्रावधानित है, जिससे 10,699 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक, तो कुल 15,000 युवाओं का चयन किया जाएगा या उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें 50% कम से कम क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। ठीक है, और 19 परियोजनाओं हेतु यानी 19 प्रकार के प्रक्रमों हेतु कुल 122 करोड़ रुपए जो हैं वो प्रावधानित किए गए हैं। चलिए, तो ये आता है आपका इस योजना की प्रगति के अंतर्गत। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है युवा क्षमता विकास योजना। ठीक है, युवा क्षमता विकास, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि युवाओं की क्षमता में क्या की जाएगी? विकास करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, लक्ष्य क्या है? प्रदेश में युवाओं की क्षमता का विकास। दूसरा है युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना। ठीक है, याद रखिएगा ये जो योजना है वो स्वरोजगार पर बेस्ड है। ठीक, तीसरा है युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं भर्ती प्रक्रिया और ऋण अदायगियों में सुविधा प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत प्रावधानों की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के हितग्राहियों को, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के हितग्राहियों को प्रचलित ब्याज दर में प्रथम वर्ष के लिए 6% की
छूट दी जाती है। यानी ये जो योजना है, इस योजना के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसके लिए? स्वरोजगार के लिए। और इसके साथ ही जो पहला वर्ष है उसमें 6% की छूट दी जाती है। किनको? ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के हितग्राही हैं। तो ये जो योजना है बेसिकली क्या चीज की योजना है? युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की योजना, ठीक, जिसके अंतर्गत ब्याज में छूट दी जाती है। ठीक है, चलिए हमारी अगली योजना है लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी। देखिए आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में लाइवलीहुड कॉलेज जो है वो स्थापित किया गया है। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? आजीविका। यानी इन कॉलेजों में रोजगार परक जो है वो शिक्षा प्रदान की जाती है। और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर युवाओं को प्रशिक्षण का अधिकार प्राप्त है। किस चीज के प्रशिक्षण का? रोजगार मूलक शिक्षा के प्रशिक्षण का। ठीक है, तो याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ के युवाओं को वर्ष 2013 में कौशल विकास का अधिकार प्राप्त है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत युवाओं को कौशल विकास के लिए कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। यही बताया मैंने आपको। ठीक, दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 14 से 45 वर्ष की आयु सीमा के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी कानूनी अधिकार प्रदान किया है। ठीक, तो याद रखेंगे पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जिसने 14 से 45 वर्ष के युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बाकायदा कानूनी अधिकार दिया हुआ है। ठीक, युवाओं को कौशल विकास के लिए अपने शहर या गांव की जरूरतों के अनुसार तथा रुचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए 36 सेक्टर के 704 कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, ये लाइवलीहुड सोसाइटी है जिसके अंतर्गत कुल 36 प्रकार के सेक्टर हैं, यानी 36 प्रकार के जो स्ट्रीम्स हैं उसके अंतर्गत कुल 704 कोर्स प्रदान किए जाते हैं। ठीक, बेसिकली इस योजना के द्वारा क्या किया जाता है? जो युवा हैं उनके कौशल में विकास किया जाता है जिससे कि वो आगे जाकर के या तो स्वरोजगार कर सके या किसी उद्योग में जाकर के नौकरी कर सके। ठीक, तो याद रखेंगे इसको। लाइवलीहुड कॉलेज का उद्देश्य यही है, रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना। चलिए हमारी अगली योजना है पौनी पसारी योजना। ठीक, ये प्रारंभ किया गया है 23 अगस्त 2019 को। इसका लक्ष्य क्या है? इसके लक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहला लक्ष्य है इसमें नगरीय निकाय के बाजारों में परंपरागत व्यवसायों का पुनर्गठन करना। ठीक, परंपरागत व्यवसाय जैसे बढ़ई का काम हो गया, लोहार का काम हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो परंपरागत कार्य हैं इनसे जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने की ही योजना क्या है? पौनी पसारी योजना है। ठीक है, यह चलाया जा रहा है बेसिकली नगरीय निकायों में। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक, दूसरी चीज, दूसरा लक्ष्य क्या है इसका? पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करना, जैसा कि मैंने आपको बताया। तीसरा है युवाओं को पारंपरिक व्यवसायों की ओर आकर्षित करना। सीधी सी बात है, अगर पारंपरिक व्यवसाय में अच्छा खासा लाभ यदि प्राप्त होने लगे तो युवा जो है वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ठीक, तो इसी बात को ध्यान में रख के 23 अगस्त 2019 को ये पौनी पसारी योजना प्रारंभ की गई है। एकदम नई योजना है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे इसको कि कब प्रारंभ हुआ और इसके उद्देश्य क्या है। चलिए हमारी अगली योजना है आजीविका अंगना। ये प्रारंभ किया गया है 1 अगस्त 2019 को। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना। ठीक है, ऐसे केंद्रों की स्थापना करना जहां पर स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। दूसरा लक्ष्य है इसमें महिला सशक्तिकरण। ठीक है, महिलाओं को आधार बना करके या यूं बोले महिलाओं को केंद्रित करके स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना इस आजीविका अंगना का लक्ष्य है। ठीक, तो आजीविका अंगना, अगर पहले आजीविका अंगना की बात करें तो आजीविका अंगना पहली बार स्थापित की गई कहां? बिलासपुर जिले के गनियारी नामक गांव में। ठीक, इसको याद रखेंगे। पहला जो आजीविका अंगना कहां स्थापित है? गनियारी में। कहां, कौन से जिले में? बिलासपुर जिले में। तो ये था आज की वीडियो में अधोसंरचना और रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।